आप लोग से निवेदन है कि आप कृपया मात्र 7-8 मिनट हमें समय देंगे। उनके व्यक्तित्व कृतित्व को बारे में जान जाएंगे तो उनकी कविताओं को सुनने में अलग आनंद आएगा। साहित्य में गुम हो रही कवितापन को तलाशती डॉक्टर अभिषेक कुमार की कविताएं। साहित्य में आज कविताएं कम लिखी जा रही है और अकविता ज़्यादा। ऋचा वर्मा भी जुड़ गई है, हम बीच में जोड़ते भी जा रहे लोगों को। सपाट वाणिक अकविता यानी गद्य में परोसे गए संक्षिप्त श्रेष्ठ विचार को कविता के नाम देना निश्चित तौर पर समकालीन कवियों के लिए एक अपराध है और हम जानबूझकर यह अपराध किए जा रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसी श्रेष्ठ मानक संस्थाएं कविता के नाम पर घोषित बड़े बड़े मान सम्मान पुरस्कार और कविता लिखने वाले कवियों की झोली में नहीं डाल देते। हम इसे हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, जहाँ पर गोपाल दास, नीरज, दुष्यंत कुमार जैसे श्रेष्ठ कवियों के सामने कविता के नाम पर कितने नाम में कितनी बार जैसे अकविता संकलन को ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित करते हैं। साहित्य में ऐसी राजनीति बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहती। ऐसी रचनाओं की जीवंतता या प्रासंगिकता समय के साथ मृतप्राय हो जाती है या फिर सिर्फ पुस्तकालयों की शोभा बनकर रह जाती है, क्योंकि आज भी पुस्तक के मेले में कितने नाव में कितनी बार पुस्तक से अधिक दुष्यंत कुमार, गोपाल दास, नीरज और हरिवंश राय बच्चन जैसे कवियों की काव्य कृतियाँ अधिक दिखती है और अधिकांश आम पाठकों द्वारा पढ़ी जाती है। समकालीन कविता का एक सच यह भी है, जिसे मुक्त कंठ से ना सही किंतु दबी जुबान से हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे विवादास्पद समय में और कविता सीजन के कठिन दौर में डॉक्टर अभिषेक कुमार जैसे युवा कवि पूरे दमखम के साथ अपनी कविता में ऐसा कवितापन लेकर आते हैं जिसे गजल शास्त्री कहे या ना कहे, गजल के समीक्षक आलोचक इसे स्वीकारे या ना स्वीकारे, गजल के पारंपरिक मिजाज के हिसाब से ऐसी कविताओं को नकार भी दे, तब भी जो रदीफ काफिया का ध्यान रखते हुए उन्होंने उन्मुक्त कविता मात्राओं में और उन्मुक्त विचारों को प्रस्तुत करते हैं अपनी काव्यात्मक शैली में। हम कह सकते हैं कि निराला की भिक्षुक कविता की तरह इन कविताओं में भी छंद का समावेश होता है और इसे सीधे हम नकार भी नहीं सकते। आज अधिकांश कविताएं ऐसी ही सृजित हो रही है जो गीत गजल के पारंपरिक ढांचे में ना होकर भी आज़ाद कविता के रूप में हृदय स्पर्शी संवेदनाओं और विचार के कारण पाठकों को आकर्षित करती रही है और ऐसी काव्य रचनाएं खूब प्रकाशित हो भी रही है, सोशल मीडिया पर भी छा गई है। डॉक्टर अभिषेक कुमार भले इन रचनाओं को पुष्पा पांडे डॉक्टर अभिषेक कुमार भले इन रचनाओं को कविता का नाम दे रहे हैं, क्योंकि कविता संग्रह में उन्होंने लिखा कविता संकलन। हालांकि अधिकांश रचनाएं गजल के ढांचे में है, लेकिन उन्होंने कविता का नाम दिया। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम विवाद के फेरे में पड़े क्यों। गजल के नाम पर तमाम लोग कहने लगते हैं कि इसमें मात्रा कम है तो इसमें मात्रा अधिक है। जिस तरह भिक्षुक कविता के लिए निराला को बहुत कुछ झेलना पड़ा, तो उससे बचने के लिए हम यदि इसे कविता कह दें तो क्या आपत्ति है। मैं इसे आज़ाद गज़ल कहता हूँ और मैं इस आज़ाद गज़ल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हूँ मैं स्वयं भी, और इसलिए मैं इनकी कविताओं को ज़्यादा समर्थन दे रहा हूँ। और ऐसी काव्य रचनाएं खूब प्रकाशित हो भी रही है, सोशल मीडिया पर भी छा गई है। डॉक्टर अभिषेक कुमार भले इन रचनाओं को कविता का नाम दे रहे हैं कि तो हम इसे आज़ाद गज़ल कहते हैं, और आज़ाद गज़ल का यह चलन कोई बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि इसे त्योड़ी नाम से भी लिखा पढ़ा जाता रहा है। डॉक्टर अभिषेक कुमार की नवीन काव्य कृति फूल मुस्कुराते हैं को मैं आज़ाद गज़ल संग्रह के रूप में स्वीकार करता हूँ। जिस पुस्तक में प्रकाशित अधिकांश कविताएं आज़ाद गज़ल के पैमाने पर बिल्कुल सही दिख पड़ती है, बल्कि आम पाठक इसे पढ़ते हुए गज़ल पढ़ने का ही अनुभव प्राप्त करते हैं और गज़ल कहते, सुनने और पढ़ने में भी की रवानगी भी आती है। जो संवेदना हृदय में जाग उठती है, इसी तरह का एहसास डॉक्टर अभिषेक कुमार की पुस्तक फूल मुस्कुराते हैं कि कविताओं में विद्यमान है, वह भी पूरी संजीदगी के साथ, जब वे कहते हैं कि जो शख्स नज़र से उतर गया समझो वह बिन मौत ही मर गया, मरहम की बात अभी क्या करूं, जख्मे दिल फिर से उभर गया। इस पुस्तक की खासियत यह भी है कि कवि अपनी तरफ से कोई लंबा चौड़ा वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी आज़ाद शायरी में ही वे कहते हैं कि ना गीत अपना कह सका ना गज़ल अपनी हो सकी, लिखो जो कुछ वह जाता एक पैगाम तेरे नाम का।
युवा कवि डॉक्टर अभिषेक कुमार पेशे से डॉक्टर होते हुए भी शब्दों के माध्यम से मानव के हृदय की संवेदनाओं को शब्दों के माध्यम से सर्जरी करते हुए नजर आते हैं और हमारे समाज में मृतप्राय अनुभूतियों और संवेदनाओं को जीवंत कर देते हैं। कहते हैं वो तंज कसते हैं औरों की लाचारी पर, मुझे तरस आता है उनकी समझदारी पर। माना कि झुकना भी जरूरी है संबंधों के दरमियान, पर इतना भी मत झुक जाना कि चोट पहुँचे अपनी खुददारी पर। तो कितनी बढ़िया बातों को उन्होंने अपनी इस आज़ाद शायरी में कहने का प्रयास किया। हालांकि विज्ञान व्रत जी को थोड़ा सा खल सकता है, अध्यक्ष हमारे महोदय है, क्योंकि ये पूरे विशुद्ध गजलकार हैं, शायरी है। लेकिन हम यहाँ पर इस बात को अलग से ले चलते हैं, इसलिए हम इसे गजल न कहते हुए आज़ाद गजल कह रहे हैं, बल्कि हमारे कवि अभिषेक जी तो सीधे कविता ही कह दिए हैं, तो इसमें कोई फिर आपत्ति की बात नहीं आ जाती है। डॉक्टर अभिषेक कुमार की इस कविता को देखिए, किस प्रकार मानव के भीतर सो रही संवेदनाओं को शब्दों की चोट देकर जगाने का प्रयास कर रहे होते हैं। गजल की तरह इस कविता में रदीफ काफिया सब कुछ तो देखने को मिलती है। गजल का मिजाज भी देखने को मिलता है, सिवाय शब्दों और मात्राओं के जोड़ घटाव के। यदि इसे बहुत अधिक पारंपरिक गजलों के पैमाने पर बांधा जाता तो शायद उनके भीतर की इतनी अच्छी अभिव्यक्ति पाठकों के सामने नहीं आ पाती। संभवतः यही अड़चन निराला जी के सामने भी आ रही होगी पारंपरिक छंद कहने में, और तब जाकर उन्होंने भिक्षु जैसी मुक्त छंद की कविता लिखी होगी। डॉक्टर अभिषेक कुमार तथा मेरे जैसे कवियों के सामने भी निराला जैसी ही मुसीबत आई है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम अपने विचारों को उन्मुक्त रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। भले हम इसे पारंपरिक गजल का नाम ना दें, आज़ाद गजल का नाम सही, नज्म ना सही, भाई आप इसे कविता तो कहने से रोक नहीं सकते हैं ना। यह महज एक फूल नहीं है, मोहब्बत भरा एक कलाम है। इश्क है उसे और एक गजल फिर उसके नाम है। पीने की तलब जगती है तो अब मैं खाने नहीं जाता हूँ, उसकी नज़रें ही अब मेरी साकी है, मेरा जाम है। बहुत खूब। तो इस तरह हमने इनकी पुस्तक पर हमने समीक्षा लिखा है, और ये थोड़ा सा लंबी है, बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको प्रकाशित करेंगे अपने तर्पण अखबार में भी, और भी कई जगह प्रकाशित होगी। हम इन बातों को थोड़ी सी इसलिए आपके सामने रखा ताकि उनकी कविताओं को पढ़ने समझने में आपको थोड़ा सुविधा हो, और उनके बारे में आप जान सकें कि उनकी कविताएँ कैसी होती है। अनुज प्रभात भी जुड़ गए हैं, और अभी सीमा रानी जुड़ी है। तो हम क्षमा चाहते हुए हम यहीं पर अपनी इस डायरी को यहाँ पर मैं समीक्षक के रूप में इस चीज़ को नहीं पढ़ता हूँ, पहले कहा, मैं एक डायरी के रूप में इसे प्रस्तुत करता हूँ और लिखा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आए होंगे। अब इसके बाद हम सीधे मुख्य अतिथि की ओर मुखातिब होते हैं, और मुख्य अतिथि से निवेदन करते हैं, जो हमारे अभिषेक कुमार जी हैं, युवा कवि मैं कह रहा हूँ, युवा शायर मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैं शायर कह भी सकता था, विवाद से बचने के मैं युवा कवि कर रहा हूँ। बल्कि उन्होंने किताब को बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने नाम ही दिया है कविता संग्रह, जबकि इसमें उस तरह की कविता में तो कई चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इस पुस्तक का सम्मान करते हुए, और मैं अभिषेक कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर कि वे कृपया इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए और अपनी 5 कविताओं का पाठ करेंगे। अभिषेक कुमार जी। आइए, हार्दिक स्वागत है अभिषेक जी। सम्मानित मंच को डॉक्टर अभिषेक का नमस्कार। बाकी लोग अपना माइक को बंद कर लीजिएगा। आपकी आवाज आ रही है, बाकी लोग माइक को बंद कर लीजिए। तेज नारायण जी अपनी आवाज, हाँ ठीक है, आप पढ़िए। सबसे पहले मैं अक्सर फेसबुक साहित्यिक पत्रिका को धन्यवाद देता हूं, जो उसने मुझ जैसे व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया, काव्य पाठ का मौका दिया। मैं तो भले ही यह बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन मेरे लिए सिद्धेश्वर जी का यह प्रयास एक नवाचार की भांति है। विशेष क्या कहूँ, सिद्धेश्वर जी जो साहित्य की सेवा कर रहे हैं वह सम्मानीय है, अनुकरणीय है। और विशेष कुछ नहीं कहते हुए, समय सीमा को देखते हुए मैं अपनी कुछ रचनाएं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। जी, आप 5 कविताओं का पाठ कर सकते इस पुस्तक से।
और आप लोग तेवर देखिए कि जो उनकी किताब में जो कविताएं आई है इस तरह की है। और इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय विज्ञान व्रत जी उस पर संक्षिप्त अध्यक्षीय टिप्पणी देंगे। शीर्षक है मेरी माँ से उसकी औकात पूछने वालों जान लो। देखना एक दिन नूतन किस्ले बनकर आऊंगा, देखना एक दिन नूतन किस्ले बनकर आऊंगा। मैं वह अक्ष हूँ जो एक दिन यकीनन निखर कर आऊंगा। हे कारीगर, तू मुझे अपने हुनर से नहीं दिल से बना, देखना फिर मैं तेरी उम्मीद से कहीं बेहतर बनकर आऊंगा। कई राहों में जो राह मैंने चुन ली वह थोड़ी मुश्किल जरूर है। कई राहों में जो राह मैंने चुन ली वह थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर देखना मैं तुम्हारे पास इसी राह से चलकर आऊंगा। खून के रिश्तों को स्वार्थ की भट्ठी में झोंकने वालों, खून के रिश्तों को स्वार्थ की भट्ठी में झोंकने वालों, याद रखना मैं झुलसकर नहीं बाहर कुंदन कुंदन बनकर आऊंगा। क्या बात है, मेरी क्या माँ बात से है। उसकी औकात पूछने वालों जान लो, मेरी माँ से उसकी औकात पूछने वालों जान लो। सामने मैं हमेशा अपनी माँ की औकात बनकर आऊंगा। मंच से मुझे कहा बहुत गया है 5 रचनाएं प्रस्तुत जी जी, करने के बिल्कुल लिए। ये बिल्कुल। पहली रचना थी। जी जी, और लोग अपना दूसरी माइक को रचना बंद कर मैं लीजिए, आप कुछ लोगों आवाज़ के आ रही है। जिनका माइक खुला हुआ है कृपया बंद करने का कष्ट कीजिएगा ताकि हम उनकी कविताओं को अच्छी तरह से सुन सकें। दूसरी रचना मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। अपने पैरों से विश्वास नहीं खोए हैं हम। शीर्षक है अपने पैरों से विश्वास नहीं खोए हैं हम। बेशक रोए धोए हैं हम, बेशक रोए धोए हैं हम, फिर से सपने इसी जमी पर बोए हैं हम। बेशक रोए धोए हैं हम, फिर से सपने इसी जमी पर बोए हैं हम। आंखें बंद कर खुद में खुद को तलाश रहा हूँ, मत समझो कि नींद से सोए हैं हम। क्या चंद बात है। फरलांग ही दूर थी मंजिल जब फिसला था, चंद फरलांग ही दूर थी मंजिल जब फिसला था। अंतर मन में बल भर फिर खड़ा हुआ, अपने पैरों से विश्वास नहीं खोए हैं हम। जानते हैं यह वक्त ही है जो सबको नचाता है उंगलियों पर, जानते हैं यह वक्त ही है जो सबको नचाता है उंगलियों पर। किंतु काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर करने की जिद में खोए हैं हम। मेरी आंखों में जो पानी है, मेरी आंखों में जो पानी है, मत समझो उसे आंसू की बूंदें। इसी से नमी सोख अंकुर आएगा उन बीजों में जिसे बोए हैं हम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तीसरी रचना की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। शीर्षक है फूल सब समझते हैं। आज खिले हैं तो कल बिखरना भी है, आज खिले हैं तो कल बिखरना भी है। आज बिखरे हैं तो कल संवरना भी है। आज खिले हैं तो कल बिखरना भी है, आज बिखरे हैं तो कल संवरना भी है। फूल सब समझते हैं फिर भी खिलते हैं, उन्हें अपने खून से गुलशन आबाद करना भी है। इश्क हुआ तो फिर डर कैसा और कैसा मलाल है, इश्क हुआ तो फिर डर कैसा और कैसा मलाल है। एक आग का दरिया है और उसमें हमें उतरना भी है। कहते हैं सब खाक भी हासिल होने से रहा इस इल्म से, कहते हैं सब खाक भी हासिल होने से रहा इस इल्म से। आज के इस सफर में इसी खाक से हमें उभरना भी है। उधर बह रहा है दरिया, इधर हलक सूख रहा प्यास से। उधर बह रहा है दरिया, इधर हलक सूख रहा प्यास से। सरकार आपकी ये पैतरेबाजी अपने वादे से मुकरना भी है। तो 3 रचनाएं हो चुकी है, 2 रचना और मुझे पाठ करनी है। बहुत बढ़िया कविता आप प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सारगर्भित और धन्यवाद संप्रेषणीय।
न कोई खुशी न कोई गम यहाँ जो अब रुला दे मुझे, न कोई खुशी न कोई गम यहाँ जो अब रुला दे मुझे, ख्वाब तोड़ कर जगा दिया है कौन यहाँ जो अब सुला दे मुझे। न कोई खुशी न कोई गम यहाँ जो अब रुला दे मुझे, ख्वाब तोड़ कर जगा दिया है कौन यहाँ जो अब सुला दे मुझे। वीर के हजार चेहरों में है एक अलहदा चेहरा मेरा, वीर के हजार चेहरों में है एक अलहदा चेहरा मेरा, चाह कर भी कोई नहीं है यहाँ जो अब भुला दे मुझे। मैं मरने वाला था, मैं मरने वाला था, तेरी खुशबू ने फिर से जिला दिया मुझे। अगर मर भी जाऊं तो किसकी मजाल यहाँ जो अब जला दे मुझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। पूरे कागज पर छप गए हैं कुछ काले शब्द मेरे नाम से, पूरे कागज पर छप गए हैं कुछ काले शब्द मेरे नाम से। इससे बड़ी शिफा क्या जिंदगी यहाँ जो अब भला दे मुझे। मुबारक हो तुझे तेरी महफिल, मुबारक हो तुझे तेरी महफिल, मैं चला एक नए सफर पर। मुबारक हो तुझे तेरी महफिल, मैं चला एक नए सफर पर। किसी साकी में दम नहीं, वापस यहाँ जो अब बुला ले मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। और ये पांचवी रचना, इस रचना के बारे में मैं यह बता दूं कि यह रचना मेरे जीवन की हकीकत है। शीर्षक है और हाथों में ही रह जाता है पत्थर मेरा। ऊपर चढ़कर फिसल जाना ही रहा है मुकद्दर मेरा, ऊपर चढ़कर फिसल जाना ही रहा है मुकद्दर मेरा। साहिल भी मैं, कश्ती भी मैं ही हूँ समंदर मेरा। ऊपर चढ़कर फिसल जाना ही रहता है मुकद्दर, रहा है मुकद्दर मेरा। साहिल भी मैं, कश्ती भी मैं ही हूँ समंदर मेरा। हर बार निकलता हूँ, हर बार निकलता हूँ, हर बार लौट आता हूँ। मुझे गुम होने नहीं देता है जिम्मेदारी भरा घर मेरा। गमजदा है जिंदगी, गमजदा है जिंदगी, आंसू शराब संग पिए जा रहा हूँ। गमजदा है जिंदगी, आंसू शराब संग पिए जा रहा हूँ। टूटे सारे ख्वाब, खो गया आंखों से सारा मंजर मेरा। न दिन के सीने में चैन है, न दिन के सीने में चैन है, न रात की आंखों में नींद। हर रात करवटें बदल बदल आहें भरता है बिस्तर मेरा। हर बार मेरा तमस, हर बार मेरा तमस एक आईना इस तरह शांत कर देता है। हर बार मेरा तमस एक आईना इस तरह शांत कर देता है। दिखता है मुझ, दिखाता है, दिखता है मुझ में मुझे, और हाथों में ही रह जाता है पत्थर मेरा। तो 5 रचनाएं पूरी हो बहुत चुकी बढ़िया। है। हाथों में रह जाता है पत्थर में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। अगर मंच विशेष अनुमति दे तो मैं एक रचना और सुना। मैं बोलने वाला था, इसलिए बोलने वाला था कि एक एक आदमी कभी कभी गजल पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कहना मैंने कि गा कर सुनाते हैं तो 3 गजल मार खा जाती है। अब आप सिर्फ पढ़ते गए हैं तो लग ही नहीं रहा है कि आप 2 गजल भी प्रस्तुत कर पाए हैं। इतनी जल्दी में आपने 5 गजलें पढ़ दिया, और इतनी अच्छी गजलें हैं। गजल के आप, हम आज़ाद गजल कह रहे, नहीं तो कई लोग फिर उंगली उठाने लगेंगे, या आप तो कविता कहते हैं। इतनी अच्छी कविता है आपकी, गाने आता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। कम से कम इतनी ढेर सारी कविताएं आप नहीं पढ़ पाते, और शायद हम अनुमति भी नहीं दे पाते आप पढ़ने का, लेकिन आपने बहुत कम समय लिया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप एक नहीं, आप हमारी तरफ से भी एक मिलाकर आप 2 कविताएं और पढ़िए। जी जरूर जरूर। ये जो कविता शीर्षक है मुझे मंजूर रही, और ये जो रचना मैंने की थी इसके मूल में था बीपीएससी में मेरा चयनित नहीं होना। जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आया था तो मैं मेरिट लिस्ट में था नहीं, जबकि इंटरव्यू में मुझे 85 मार्क्स था। बहुत शानदार इंटरव्यू गया था त्रिपाठी जी के बोर्ड में। उसी रात ये
रचना मैंने लिखी थी, आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है मुझे मंजूर नहीं। ए जिंदगी कभी तो गैर लगी और कभी शनाशाई। ए जिंदगी कभी तो गैर लगी और कभी शनाशाई भी, मुझे मंजूर रहे तुम्हारे दुत्कार भी और पजिराई। एक तमन्ना थी कि दाद मुझे मिले मुझे भी इस भरी महफिल में। एक तमन्ना थी कि दाद मिले मुझे भी इस भरी महफिल में। रदीफ काफिया मिला लिया पर ला न सका अशार में गहराई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां काम नहीं आता इंसान की तमाम अच्छाई भी। राह ए उल्फत है यह, राह ए उल्फत है यह, कदम रखना सोच समझ कर यारों। राह ए उल्फत है यह, कदम रखना सोच समझ कर यारों। एक तरफ लुत्फ मिलेगा तो दूसरी तरफ रुसवाई भी। तमाम रंगीनियत से बेशक खुशनुमा बनी हो महफिल। तमाम रंगीनियत से बेशक खुशनुमा बनी हो महफिल, पर कभी कभी दिल को भाने लगती है शाम की तन्हाई भी। और बहुत बढ़िया, एक मेरी तरफ से यह आपके अंतिम जी की ओर से शीर्षक है यह महज एक फूल नहीं है। यह महज एक फूल नहीं है, मोहब्बत भरा एक कलाम है। यह महज एक फूल नहीं है, मोहब्बत भरा एक कलाम है। इश्क है उससे और एक गजल फिर उसके नाम है। यह महज एक फूल नहीं है, मोहब्बत भरा एक कलाम है। इश्क है उससे और एक गजल फिर उसके नाम है। सजदा कर सकता नहीं और लानत भी भेज सकता नहीं। मोहब्बत से ही शहर और मोहब्बत से ही मेरी शाम है। क्या बात है। पीने की तलब जगती है तो अब मैं खाने नहीं जाता। पीने की तलब जगती है तो अब मैं खाने नहीं जाता हूँ। उसकी नजरें ही अब मेरी साकी है, मेरा जाम है। तन्हाई में हवा भी छूती है तो लगता है उसके लबों ने छुआ है। तन्हाई में हवा भी छूती है तो लगता है उसके लबों ने छुआ है। मोहब्बत के रिश्ते का यह एक हसीन पैगाम है। आईने के सामने खड़ा हो रोज खुद से नजरें मिलाता हूँ। आईने के सामने खड़ा हो रोज खुद से नजरें मिलाता हूँ। अब तक अपने जमीर का लगाया नहीं कोई दाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का पुनः आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया धन्यवाद अभिषेक कुमार जी। आप उम्मीद से ज़्यादा बेहतरीन प्रस्तुति आपने दिया है। अब अध्यक्ष महोदय की क्या प्रतिक्रिया होती है तो अध्यक्ष की बात करेंगे, लेकिन हमें सचमुच आपकी ये सारी रचनाएं बहुत अच्छी लगी, प्रस्तुतियां भी अच्छी लगी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मंच पर आकर अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए। अब मैं सीधे सीधे इस प्रथम सत्र के अध्यक्ष को डॉक्टर विज्ञान व्रत जी इस पर अपनी संक्षिप्त अध्यक्ष टिप्पणी देंगे। विज्ञान व्रत जी को मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष टिप्पणी के लिए। उसके बाद वे अपनी 2 गजलों का पाठ करेंगे जिस पर प्रतिक्रिया हमारे मुख्य अतिथि अभिषेक जी देंगे। विज्ञान व्रत जी, आप सादर आमंत्रित है अध्यक्ष टिप्पणी के लिए। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आदरणीय अभिषेक जी। जब अपनी गजल या अपनी कविताएं पढ़ते हैं तो उन्हें कविताएं कहना ही अधिक उचित होगा, गजल नहीं। और जैसा सिद्धेश्वर जी ने फरमाया कि आजाद गजल जैसे आजाद गीत नहीं होता है, ऐसे आजाद गजल भी नहीं होती है भाईजान। दूसरा, मैं आपसे कहूंगा, अभिषेक जी से मेरा इशारा है कि आप कृपया अपने
अपने उच्चारण पर ध्यान दें। भौंकने वालों होता है, वालों नहीं होता। मैंने भौंकने वालों से ये कहा, ये तो ठीक है, ये वाक्य ठीक है, मगर ए भौंकने वालों ये गलत है। कृपा करके अपने उच्चारण पर और अपनी वर्तनियों पर और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उच्चारण से जलील जब हो जाएगा, जलील का अर्थ है जलवे वाला, जिसमें जलवा, और जलील का मतलब है कुत्ता, कमीना, हरामजादा। तो नुक्ता लगने से ही हल्का सा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। कृपया नुक्तों का ध्यान रखें। अगर आप उर्दू अल्फाज को प्रयोग कर रहे हैं तो वैसे ही हिंदी में भी, हिंदी वर्णमाला में भी अड़ा में बिंदी है नीचे, नुक्ता है नीचे, बढ़ना है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, वर्णमाला में कहीं उल्लेख नहीं है इसका। बढ़ना, ढ के नीचे नुक्ता है, बिंदु है, और रेजिस्टेंस नहीं है,